नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम में। लास्ट लेक्चर में हम महासागर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। महासागरों के मानचित्र पर आप महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, ये कह रहा है कि आप किसी बच्चे को कहते हैं महासागरों के नाम बताइए, तो वो इनकी गिनती 4 में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 5 में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 6 में भी और कोई 7 में भी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनकी रुचि किस प्रकार से है, मतलब महासागरों को वो किस प्रकार से महाद्वीपों को वो किस प्रकार से गिनते हैं। अब ये गिनती में भिन्नता कैसे आती है? और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक नई एनसीईआरटी में ही ऐसे है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें सिंपल रूप से लिखा हुआ है कि महाद्वीपों की संख्या 7 है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, उनके नाम और उनके साइज़ है। ये जो भी टॉपिक के अंदर आते जाएँगे, मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। तो ये देखिए कि ये गिनती में जो अलग-अलग गिनतियाँ करते हैं महाद्वीपों की, वो क्यों करते हैं? सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं एक बच्चे का, जिसने गिनती स्टार्ट की। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 महाद्वीप गिने जाते हैं, लेकिन उसने दोनों को एक ही महाद्वीप में गिन लिया, क्यों? क्योंकि जैसे कि महाद्वीप की परिभाषा है कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भूखंड जिसका विस्तृत एरिया हो, जो पूरी तरह से विस्तृत हो, उसको हम महाद्वीप समझेंगे। उ तो इसलिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलके एक महाद्वीप गिने जाएँगे और महाद्वीपों की संख्या आपकी हो जाएगी 6। उसके बाद यूरोप और एशिया, इनको भी हम अलग-अलग महाद्वीप पढ़ते हैं, लेकिन मानचित्र पर हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपका एशिया यहाँ पे इसके साथ लगता ही यूरोप है। तो क्या होगा कि ये भी एक विशाल भूखंड है जिसको हम एक महाद्वीप मान सकते हैं और जो भूगर्भ भूगर्भ वैज्ञानिक है, वो इन दोनों को एक महाद्वीप मानते हैं और जिसका नाम है यूरेशिया। क्लियर हुई ये बात? तो अब इन दोनों को एक ही महाद्वीप मानने पर हमारी गिनती हो गई 5। लेकिन फिर हम यूरोप और एशिया को अलग-अलग महाद्वीप क्यों मानते हैं? ये इसलिए हमारी सुविधा के अनुसार, हमारे पढ़ने में इतिहास के अनुसार, क्योंकि एशिया और यूरोप का जो विकास हुआ है, वो अलग-अलग तरीकों से हुआ है। जो एशिया का विकास है, वो धीरे-धीरे, और आपको पता है वेस्टर्न कल्चर ने किस प्रकार से तरक्की की है। दोनों की जो संस्कृतियाँ हैं, दोनों महाद्वीपों की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए हम इसको अलग-अलग महाद्वीप पढ़ते हैं। अगर दोनों की संस्कृति सेम होती, तो हम भी एशिया और यूरोप को एक ही महाद्वीप के रूप में पढ़ते, जिसका नाम होता यूरेशिया। अब देखिए, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वो क्या करते हैं, दोनों महाद्वीपों को एक ही महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं, जिनका नाम है यूरेशिया सॉरी यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी-कभी एक भी समझ लिया जाता है। इसने कहा कि एशिया और यूरोप एक हो गए, लेकिन जो नीचे अफ्रीका है, वो भी इनसे जुड़ा हुआ है, और कई भूगर्भ शास्त्री हैं, वो इन तीनों को मिला के एक महाद्वीप बना देते हैं, अफ्रीका और यूरेशिया में कौन-कौन आएँगे? यूरोप और एशिया। जब आप इस नीचे जो ये टेली दी गई है, इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये देखिए कि हमने जो बच्चों के उदाहरण लिए थे, उन्होंने किस प्रकार से महाद्वीपों को गिना। ये देखिए, पहले बच्चे ने महाद्वीपों की संख्या बताई 4, और ध्यान रखिए इनमें से कोई भी बच्चा गलत नहीं है।
अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सभी महाद्वीप इसमें सम्मिलित है। अमेरिका में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, यूरेशिया में यूरोप और एशिया। उसके बाद दूसरे बच्चे ने जो काउंटिंग की वो बताए 5 महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। यूरेशिया में एशिया और यूरोप, अमेरिका में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। एक बच्चे ने बताए 6 महाद्वीप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका। अब ये देखिए, यूरेशिया में आपके 2 महाद्वीप आ चुके, यूरोप और एशिया, और अमेरिका को उसने 2 भागों में बांट दिया, 2 महाद्वीपों में बांट दिया। उसके बाद ये 7 महाद्वीप जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है आज के समय में, लेकिन कभी भी क्वेश्चन आ गया कि 4 महाद्वीप कौन से हैं या फिर महाद्वीपों के नाम बताइए, तो इस प्रकार की अगर आप टैली बनाएंगे तो आपको मार्क्स लेने में काफी आसानी होगी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में महाद्वीप का ये टॉपिक है, बहुत डीप से पढ़ाया गया है। ये देखिए, व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है। मतलब जहां पे भी हमें पढ़ना होगा वहां पे महाद्वीपों की संख्या 7 है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आपको टैली बना के दिखाएंगे तो आपको मार्क्स लेने में काफी मदद मिलेंगी। आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्रित होने का प्रतीक है। इन छल्लों को 5 बचे हुए महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो इसमें जो आपका आर्कटिक है वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहां से कोई नहीं होता, और अमेरिका को एक ही महाद्वीप मान लिया गया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इसलिए 5 छल्ले हैं। तो आप सोचेंगे कि 7 क्यों नहीं है। एक आपका अंटार्कटिका का गया और एक आपका उत्तर अमेरिका, और जो आपका साउथ अमेरिका है उन दोनों का मिलके एक हो गया। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाद्वीप का इसमें नहीं होता। आइए अब प्रश्न 36 पर दिए गए आरेख को देखें, जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। एक आपको टेबल दी गई है, उस टेबल को देखना है हमें और उनके क्रम याद रखने हैं कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। सबसे बड़ा हम मार्किंग करते हैं इसकी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। तो ये देखिए, नंबर 1 पे एशिया, दूसरे पे अमेरिका। आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रहा था। अब थर्ड नंबर पे कौन सा होगा? अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में कौन सा बड़ा है? अमेरिका। और 5 पे यूरोप, सॉरी 5 पे यूरोप नहीं होगा आपका, 5 पे होगा, आपने नीचे की ओर ध्यान नहीं दिया कि नीचे एक महाद्वीप और है, अंटार्कटिका। ये देखिए, यहाँ से जो कॉलम है वहां से स्पष्ट हो रहा है। इसमें कितने हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 नंबर पे कौन आएगा? अंटार्कटिका। और 6 पे आपका यूरोप, और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको 7 महाद्वीपों के नाम याद रखने हैं, और इनका जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, वो आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार इसके क्रम में आपको याद करवाता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे
छोटा कौन सा है? पहले नंबर पे आपका एशिया, दूसरे नंबर पे आपका है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे आपका ये अंटार्कटिका और छठे पे यूरोप और सेवंथ पे ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको इसके एक बार ट्रिक बताता हूँ कि आप किस प्रकार ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एशिया से स्टार्ट करना है। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो मतलब नंबर 1 आपको पता चल चुका और नंबर 7 आपको पता चल चुका। अब हम बात करते हैं एशिया के बाद ए से अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक महाद्वीप बचता है जिसका नाम है अफ्रीका। तो ये आपका अफ्रीका नंबर 2 पे। नंबर 3 पे फिर आपको ए अल्फाबेट देखना है और आप सोचेंगे कि अमेरिका में भी क्या आता है? ए आता है और पहले उत्तरी अमेरिका और दूसरे पे साउथ ये दक्षिण अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 4 नंबर पर पहुंच गए। अब 5 और 6, 5 में आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका हो चुका और 6 में यूरोप, एक ही बचता है आपका यूरोप, क्योंकि ये भी आपका ए से स्टार्ट और अंटार्कटिका हमने अमेरिका पहले क्यों लिखा? क्योंकि अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, बाद में लिखा। पहले आपको वो लिखने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट और वो सारे कंप्लीट करते हो। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्गों की संख्या गिनिए और सबसे बड़े और छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। आराम से बता सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप बड़ा है, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका बड़ा है, अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका। तो आपका कौन सा बड़ा है? अगर आपको ट्रिक याद है तो अफ्रीका में अल्फाबेट आता है, इसलिए अफ्रीका बड़ा है। अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ी सी पीडीएफ। ठीक है, तो ये देखिए अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका में अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका। आरेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए, उसे यूरेशिया का नाम दीजिए। उसके आकार की तुलना दक्षिण अमेरिका से कीजिए, काफी ज्यादा बड़ा वो हो जाएगा। छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप तक की सूची बना सकते हैं। आपको आरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दोनों तरफ से आप क्रम याद करिए महाद्वीपों के। अब हम बात करते हैं द्वीप की। एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा छोटा सा, द्वीप। यदि आपने इस अध्याय के आरंभ में 2 मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखा तो आपने पाया होगा महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े टूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारा उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका आपका महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। लेकिन इसके अलावा भी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। उनको बोलते हैं द्वीप। और जो पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग स्थल का जो पानी से गिरा है, उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। तो आपको द्वीप की डेफिनेशन क्लियर है। पृथ्वी का भूखंड का छोटा सा हिस्सा महाद्वीपों को छोड़कर जो चारों तरफ से पानी से
घिरा हुआ, समुद्र के जल से घिरा हुआ है, वो कहलाता है द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है द्वीप, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ये देखिए ग्रीनलैंड है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। आपको मैं इसकी जो मैप है वर्ल्ड का, यहाँ पे आपका एशिया, फिर आपका यूरोप और यहाँ आपका ग्रीनलैंड है और यहाँ पे आपका अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मैप में इसकी लोकेशन बता दी। लेकिन भारत के सबसे बड़े जो 10 राज्य हैं उनको आप जोड़ लीजिए और उन सबका क्षेत्रफल मिला दीजिए, तब जाके आपका बनेगा सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं और मुख्य 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार सॉरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप। आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि इस साइड बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और ये अरब सागर है और यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप है। ये दोनों की आपको पोजीशन याद रखनी है। 1981 से ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। आपको बताया था जब मैंने आपको उष्ण कटिबंध करवाया था कि जो आपका अंटार्कटिका, वहाँ की सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है और वहाँ बर्फ जमी हुई रहती है। चित्र 2.1 में नीचे सफेद रंग के फैलाव को देखिए जो कि अधिकांश हिम मतलब बर्फ है। 1983 में ये देखिए फैक्ट आया है एनसीईआरटी में, काफी देर बाद 2 लेसन कंप्लीट होने हैं और उसके बाद एक फैक्ट आया है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों की लगभग 40 देशों ने 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास के लिए शोध कार्य किए हैं। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है। तो आपको एक का नाम बता दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री और 2 और बेस स्टेशन हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों बेस स्टेशनों के नाम बताइए। दोनों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब है महासागर और जीवन भी। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के आवश्यक भाग हैं, भले ही हम ध्यान न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। इसने कहा कि महासागर और जो महाद्वीप हैं, हम चाहे ध्यान न दें इन पे भी, लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। एक वर्ड आया है जल चक्कर। जल चक्कर क्या होता है कि पानी का वाष्प में बदलना, ऊपर जाना, फिर बारिश के रूप में वापस आना, फिर वाष्प में बदलना, फिर ऊपर जाना। इस प्रकार से जो जल प्रकृति के बीच में महासागरों से और वायुमंडल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, इसको हम बोलते हैं जल चक्कर। आगे विज्ञान में आप पढ़ेंगे, ये आपको बता दिया कि जल चक्कर आप विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल में बदल जाएगी। यह भी ध्यानवत है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो वो उत्तर देते हैं वनों को, जंगलों को। लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने साफ-साफ डेफिनेशन दी है कि जो दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन है, महासागर का जो वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन इसने
दी है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन डे एग्जाम, 1 मार्क क्वेश्चन सेम आएगा, पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? और ऑप्शन में आपको आ सकता है महासागर का वनस्पति जगत। और एक में मिलेगा आपको 1 और आप टिक करेंगे 1 पे और बिना एनसीईआरटी के आपका 1 नंबर गया। और बिल्कुल आसान सी बात थी, इसलिए आपको बार-बार कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की है। अभी देखिए, शुरू से ही क्या किए लोगों ने, महासागरों की यात्रा किस लिए की है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामानों के व्यापार के लिए, चाहे वो सैनिक अभियान हो, चाहे मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और की यात्रा की है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को विकसित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवता और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्रों के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती है। मतलब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, उनपे जो कहानियाँ होती हैं या फिर उनके जो त्योहार होते हैं, उनमें समुद्र के देवताओं व समुद्र के राक्षसों, समुद्र की मुसीबतों का ज़िक्र आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात है ये और आपको पता भी होना चाहिए। हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत है, जैव मंडल के प्रमुख भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते, बता दिया आपको ये क्या है, हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागर को प्रदूषित किया है। मतलब हमने क्या किया? महासागरों को प्रदूषित किया, नदियों के माध्यम से और किसी माध्यम से जो गंदगी वगैरह है, हमने वो महासागरों तक पहुँचा दी है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, समुद्री जीव-जंतुओं पर संकट आता है, प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं, इसलिए समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। अब एक बार ये क्विक रीजन है 2 मिनट का कि पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर, जो पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशय है, मतलब बहुत बड़ी जल की राशि है, वो महासागर और बहुत बड़े भूखंड है, उनको महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, लेकिन जो मेन है वो हम 7 महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, ये आपको बता दिया था। ये 2 गोलार्ध है आपके। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं, विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इस पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो महासागर है, उनमें क्या बहुत बड़े तौर पर समुद्री वनस्पति व जीव पोषित हो रहे हैं और हम महासागर को दूषित कर रहे हैं, उसमें पॉल्यूटेंट हैं, वो हम मिला रहे हैं। इसके कारण क्या, और समुद्री जीव व वनस्पति खतरे में है, इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। संरक्षित कैसे हो सकता है? हम उनमें प्रदूषण की मात्रा कम करें या बिल्कुल बंद करें। तो ये था आपका लेसन नंबर 2
6th क्लास सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे ज्योग्राफी के लेसन 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर मैं आपसे दोबारा वही बात कहना चाहता हूँ कि आपका कोई सजेशन है या फिर आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।